वियना के अपने एक भ्रमण पर मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई थी जो ऑस्ट्रिया में उस समय पुरुषों और महिलाओं के बीच समान रूप से अत्यंत प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके थे। उन्हें फ्रॉयड के नाम से जाना जाता था। उनका पहला नाम क्या था मुझे अब याद नहीं, और लोग उन्हें बहुत स्नेह दिया करते थे क्योंकि उन्होंने इस संभावना को पुनर्स्थापित किया था कि हम सब निर्दोष हैं। दोष है तो वो केवल हमारे माता पिता का है। मैं अब यह जानने का प्रयत्न कर रही हूँ कि मेरे अभिभावकों से कहाँ गलती हुई, परंतु मैं अपने परिवार पर दोष नहीं मर सकती। एडम और एंडजे जे एंडजे जेले ने मुझे वो सब दिया जो पैसों से खरीदा जा सकता था। उनकी एक टोपियों की दुकान थी और तेल उद्योग की महत्ता की जानकारी से बहुत पहले उन्होंने तेल में भी निवेश किया हुआ था। इस कारण ही मैं एक निजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकी, नृत्यशिका और घुड़सवारी सीख सकी। जब लोगों ने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं एक संदिग्ध चरित्र की महिला हूँ, तो मेरे पिता ने मेरे बचाव में एक किताब लिखी। ऐसा शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं जो भी कर रही थी उसमें पूरी तरह सहजता का अनुभव कर रही थी। उनके शब्दों ने लोगों कि मेरे वेश्या और झूठे होने के आरोपों पर और अधिक ध्यान आकर्षित कर दिया। हाँ, मैं एक वेश्या थी, अगर इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी महिला है जो स्नेह और आनंद देने के बदले जेवर और अनुग्रह प्राप्त करती है। हाँ, मैं झूठी थी, ऐसी जो बाध्यपूर्वक और अनियंत्रित रूप से झूठ बोलती थी और जिसे अक्सर याद ही नहीं रहता था कि उसने कहा क्या था और जिसे अपनी भारी भूलों पर पर्दा डालने के लिए दिमाग की बहुत सी ऊर्जा गंवानी पड़ती थी। मैं अपने माता पिता पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकती, शायद सिवाय केवल इसके कि उन्होंने मुझे एक प्रतिकूल कस्बे में जन्म दिया। लीवॉर्डन एक ऐसी जगह जिसका मेरे साथी डच निवासियों ने कभी नाम भी सुना ना होगा। एक ऐसा कस्बा जहाँ कभी कुछ नहीं होता और हर दिन लगभग बीते दिन जैसा ही होता था। जीवन में बहुत पहले किशोरावस्था में ही जिस प्रकार मेरे मित्र मेरा अनुकरण किया करते थे, मैं जान गई थी उससे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। सन 1889 में मेरे परिवार का भाग्य पलट गया। एडम दिवालिया हो गए और एंडजे रोगग्रस्त हो गए और 2 ही साल बाद दम तोड़ दिया। वो दोनों नहीं चाहते थे कि जिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया वो मुझे भी करना पड़े, इसलिए मुझे उन्होंने दूसरे शहर लीजन के स्कूल में पढ़ने भेज दिया। उनका दृढ़ निश्चय और लक्ष्य था कि मैं उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकूं। वहाँ मैं एक बालवाड़ी शिक्षक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करती रही और साथ ही एक ऐसे वर्ग की प्रतीक्षा करती रही जो मेरा दायित्व उठा सके। जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और एक पुड़िया थमा दी जिसमें बीज थे। ये अपने साथ ले जाओ, मार्गरेथा जेले मेरा नाम था और मुझे इस नाम से नफरत थी। अनगिनत लड़कियों का यही नाम था, मार्गरेथा। इसका कारण था कि इस नाम की एक प्रसिद्ध और अत्यंत ही सम्मानित अभिनेत्री हुआ करती थी। मैंने पूछा कि बीज क्यों दिए जा रहे थे। ये ट्यूलिपी के बीज हैं, हमारे देश का प्रतीक, परंतु इससे अधिक ये उस सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तुम्हें अवश्य ही सीखना है। ये बीज सदा ही ट्यूलिप फूलों के बीज रहेंगे, भले ही अभी ये अन्य फूलों के बीज जैसे ही प्रतीत हों। ये कितना भी चाह पर ये कभी गुलाब या सूरजमुखी नहीं बन सकते, और अगर ये अपने अस्तित्व को नकारेंगे तो एक
पीड़ादायक जीवन व्यतीत कर मर जाएंगे। इसलिए अपनी नियति चाहे जो भी हो, जैसी हो, उसका हर्ष सहित अनुसरण करना सीखो। फूल खिलते हैं, उनकी सुंदरता बिखेरते हैं, अपनी सुंदरता बिखेरते हैं, सबकी प्रशंसा बटोरते हैं। फिर जब वो मुरझा जाते हैं तो बीज छोड़ जाते हैं ताकि दूसरे ईश्वर के कार्य को जारी रख सके। मेरी माँ ने वो बीज की पुड़िया एक छोटे कपड़े के थैले में रख दी, जिसे मैंने देखा था कि उन्होंने बीमारी की हालत में भी पिछली कई रोज बड़े ही करीने से सिला था। फूल हमें सिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, ना उनकी सुंदरता, ना ही यह तथ्य कि वो अनंत अंततः मुरझा जाएंगे, क्योंकि वो फिर भी नए बीज दे जाएंगे। जब भी तुम्हें हर्ष, पीड़ा या उदासी की अनुभूति हो, यह याद रखना, सब गुजर जाता है। वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, मृत्यु को पाता है और पुनर्जन्म लेता है। ये समझने से पहले ना जाने मुझे कितने तूफानों का सामना करना होगा। उस समय माँ के वो शब्द खोखले प्रतीत हो रहे थे। मैं उस दमघोंटू कस्बे को छोड़ने को आतुर थी, जहाँ दिन और रात एक समान थे। परंतु आज जब मैं यह लिख रही हूँ तो समझ पा रही हूँ कि मेरी माँ उस समय अपने बारे में भी बात कर रही थी। ऊंचे से ऊंचे वृक्ष भी इसी तरह के छोटे से बीज से उगते हैं। यह बात याद रखना और समय के सामने उतावला होने का प्रयत्न मत करना। उन्होंने मुझे विदा करते हुए प्यार भरा चुम्बन दिया और मेरे पिता मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए साथ चल दिए। रास्ते में हमने शायद ही कोई बात की थी। जितने भी पुरुषों को मैंने जाना है, उन सब ने मुझे खुशी दी है, आभूषण दिए हैं और समाज में एक स्थान दिया है, और मुझे कभी उनके सानिध्य पर पश्चाताप नहीं हुआ। केवल एक पहले पुरुष को छोड़कर, एक प्राध्यापक जिसने मुझे बलात्कार किया जब मैं 16 वर्ष की थी। उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया, दरवाज़ा भीतर से बंद किया, फिर अपना हाथ मेरी टांगों के बीच डाला और हस्त मैथुन करने लगा। पहले तो मैंने बचने का प्रयत्न किया, बहुत ही शिष्टता से यह कहते हुए कि यह करना तो यह समय है, ना ही स्थान। पर उसने कुछ नहीं कहा, अपनी मेज से कागजों को एक ओर सरकाया और मुझे पेट के बल लिटाकर पीछे से एक ही बार में मेरे भीतर समा गया, मानो उसे डर था कि कोई कमरे में आ जाएगा और हमें उस अवस्था में देख लेगा। मेरी माँ ने अलंकार युक्त चर्चा से मुझे सिखाया था कि पुरुषों से ऐसा सानिध्य तभी होना चाहिए जब दोनों में प्रेम हो और जब प्रेम अटूट हो। मैं उसके दफ्तर से बहु डरी और चकराई हुई निकली थी, पर ठान लिया था कि जो हुआ था उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। परंतु एक दिन एक लड़की ने यह बात उठा दी जब हम बहुत सी लड़कियां साथ में थीं। मैं उसकी बातों से यह समझ पाई कि जो मेरे साथ हुआ है वो भी 2 लड़कियों के साथ हो चुका था, पर हम शिकायत करते भी तो किससे? स्कूल से निकाले जाते और घर भेज दिए जाते और बचाव में सफाई भी ना दे पाते। इस जोखिम के डर से हमारी जवान पर ताले डाल दिए। मेरे लिए आश्वासन बस इतना ही था कि मैं अकेली उसका शिकार नहीं थी। बाद में जब आप अपने नृत्य प्रदर्शन के कारण मैं पेरिस में लोकप्रिय हो गई, तब एक लड़की ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी, और देखते ही देखते पूरे लेजन शहर को उस हादसे की खबर हो गई। प्राध्यापक सेवानिवृत्त हो चुका था और किसी की हिम्मत नहीं थी जो उससे इस बारे में चर्चा कर सके। जो हुआ वो बिल्कुल ही विपरीत हुआ। कुछ तो उसके सौभाग्य पर ईर्ष्या करने लगे कि अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी
को उसने भोगा था। उस कटु अनुभव के बाद मैं यौन संबंध को एक यांत्रिक क्रिया मानने लगी, जिसका प्रेम से कोई सरोकार नहीं था। लेजन को ल्यूवार्डन से भी अधिक खराब निकला। वहाँ एक तो वो बालवाड़ी अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध स्कूल था, और दूसरे थे कुछ ऐसे लोग जिनके पास दूसरों के काम में ताक-झाँक के अलावा करने को कुछ और नहीं था। एक दिन यूं ही बोरियत से बचने के लिए मैं पास के शहर के अखबार में वर्गीकृत विज्ञापन पढ़ने लगी, और उसमें था यह विज्ञापन रुडोल्फ मैकलाइड, स्कॉटिश मूल के डच सेना के अधिकारी, वर्तमान में इंडोनेशिया में नियुक्त, को तलाश है पत्नी के रूप में पाने के लिए एक युवती की जो विदेश में रह सके। यह ही थी मेरी मुक्ति। अधिकारी इंडोनेशिया अद्भुत, समृद्ध और असाधारण संसार। बहुत हुआ रूढ़िवादी और केल्विनिस्ट होलैंड पूर्वग्रहों और बोरियत से भरा हुआ। मैंने विज्ञापन का उत्तर दे दिया, साथ में अपनी सबसे आकर्षक और कामुक तस्वीर संलग्न कर दी। मैं तब नहीं जानती थी कि वो विज्ञापन उस अधिकारी के मित्रों ने एक परिहास के रूप में प्रकाशित करवाया था। मेरा पत्र पहुंचने वाले 16 पत्रों में सबसे अंतिम पत्र था। वो मुझसे इस तरह मिलने आया मानो युद्ध पर जा रहा हो। सेना की पूरी वर्दी पहने, बाईं ओर लटकती तलवार और मुंह पर सुगंधित मलहम। मैं अकड़ी लंबी घुमावदार मूछें और किसी सीमा तक उसकी कुरूपता और शिष्टाचार के अनुभव को छिपाने में सफल हो रही थी। अपनी पहली मुलाकात में हमने बस इधर उधर की बातें ही की। मैं उसके बाद उसके फिर से आने की प्रार्थना करती रही, और मेरी प्रार्थना पूरी हुई। एक सप्ताह बाद वो फिर आ गया। उसके आने से मेरी सहेलियां ईर्ष्या से भर गईं और प्राध्यापक दुख से। शायद वो फिर उस दिन जैसे किसी दिन का सपना अब भी पाल रहा था। मैंने गौर किया कि रुडोल्फ से शराब की महक आ रही थी, पर मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वो शायद मेरी उपस्थिति में बेचैनी का आभास कर रहा था। मैं एक सुंदर युवती, जो अपनी सभी सहेलियों के कथन अनुसार कक्षा की सबसे आकर्षक युवती थी। हमारी तीसरी और अंतिम मुलाकात में उसने मेरा हाथ मांग लिया। इंडोनेशिया सैन्य अधिकारी, दूर देशों की यात्रा, एक युवती जीवन से और अधिक क्या मांग सकती है। तुम अपने से 20 साल बड़े पुरुष से विवाह करना चाहती हो। क्या उसे ज्ञात है कि तुम्हारी कौमार्य भंग हो चुका है? यह उस एक लड़की ने पूछा जिसे प्राध्यापक के साथ मुझ जैसा ही अनुभव हुआ था। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं अपने घर लौट आई। उसने आदर सहित मेरे माता पिता से मुझसे विवाह करने की आज्ञा ली, और उन्होंने पड़ोसियों से मेरी शादी के साजो सामान के लिए उधार ले लिया। हमारा विवाह 11 जुलाई 1895 को संपन्न हुआ, विज्ञापन पढ़ने के ठीक 3 महीने बाद। बदलाव, और अच्छे के लिए बदलाव, तो बहुत ही अलग चीज़ है। अगर नृत्य ना होता और एंड्रियास नाम का सैन्य अधिकारी ना होता, तो इंडोनेशिया में बिताए साल मेरे लिए किसी कभी ना समाप्त होने वाले दुःस्वप्न से कम ना होते। मेरा सबसे बुरा दुःस्वप्न तो अब यह होगा कि इस सब में मुझे दोबारा गुजरना पड़ेगा। एक उदासीन पति जो हमेशा दूसरी महिलाओं से घिरा रहता है,
भाग निकलने और फिर घर लौट पाने की असंभवता, भाषा की अज्ञानता के कारण जबरन महीनों घर में कैद होकर रह जाना, तिस पर दूसरे अधिकारियों का लगातार मुझ पर नज़र रखना, जो किसी भी औरत के लिए हर्ष का स्रोत होना चाहिए, उसके बच्चों का जन्म वहीं मेरे लिए दुःस्वप्न हो गया। मैं प्रसव पीड़ा से जैसे ही उभरी, मेरा जीवन सार्थकता से भर गया जब मैंने पहली बार अपनी बच्ची के नन्हे से बदन को छुआ। कुछ महीनों तक रुडॉल्फ ने अपने व्यवहार में परिवर्तन बनाए रखा, मगर शीघ्र ही वो उनके पास लौट गया जो उसे सर्वाधिक प्रिय थी, उसकी स्थानीय प्रेमिकाएं। उसके अनुसार मेरी कोई यूरोपीय महिला नहीं थी जो यौन क्रिया में एशिया की महिलाएं की बराबरी कर सके, क्योंकि एशिया की महिलाओं के लिए यौन क्रिया एक नृत्य के समान होती है। उसने मुझसे यह बिना लज्जा का अनुभव करते हुए बताया था, शायद इसलिए कि वो नशे में था या शायद वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहता था। उसके बाद एंड्रियास ने मुझे बताया कि एक रात जब वो दोनों बेमतलब की हाँक रहे थे, तब रुडॉल्फ ने नशे में कहा था, मुझे मार्गरेथा से डर लगता है। तुमने गौर किया कि अन्य अधिकारी उसे किस तरह देखते हैं? वो मुझे किसी पल भी छोड़ सकती है। यह तो वो वो भद्दा तर्क था जो किसी को खो देने के डर से ग्रसित व्यक्ति को राक्षस बना देता है, पर इस डर ने उसे इससे भी बुरा बना दिया। उसने मुझे वेश्या का नाम दिया क्योंकि जब मैं उससे मिली थी तो कुंवारी नहीं थी। वो हर उस पल को विस्तार से जानना चाहता था जो उसकी कल्पना में मैंने अन्य पुरुषों के साथ बिताई थी। सुबकते हुए मैंने प्राध्यापक के साथ दफ्तर में हुई घटना के बारे में उसे बता दिया। कभी कभी वो मुझसे मारपीट कर बैठता, यह कहते हुए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और कभी हस्तमैथुन करते हुए और विस्तृत जानकारी निकालने का प्रयत्न करता। मेरे लिए तो वो घटना दुःस्वप्न ही थी, पर मैं कुछ बातें अपने मन से जोड़कर बता देती, बिना यह समझे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वो इस सीमा तक जा पहुँचा कि एक दिन उसने एक नौकर को मेरे साथ भेजा कि मैं बेशी स्कूल की वर्दी खरीद लाऊं, जैसी मैंने उससे मिलने के समय पहनी थी। जब जब उस पर वो अज्ञात राक्षस हावी हो जाता, तब तब वो मुझे स्कूल की वर्दी पहनने का आदेश दे देता। उसे मेरे बलात्कार के उस दृश्य का रूपांतरण करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती। वो मुझे डेस्क पर औंधा पटक कर हिंसक रूप से पीछे से मुझे भेद देता। मैं चीख पड़ती और सब नौकर उसे सुनकर यही समझते कि मुझे भी यही प्रिय है। कभी मुझे एक अच्छी छोटी लड़की की तरह व्यवहार करना पड़ता जिसे बलात्कार सहना पड़ रहा था। कभी वो मुझे चीखने को कहता ताकि वो अधिक हिंसक हो सके, मानो मैं कोई वेश्या हूँ जिसे यह करना पसंद हो। धीरे धीरे मैं अपने आप को ही भूल गई। मेरे दिन अपनी बेटी की देखभाल और घर में खाली खाली चेहरा लिए इधर उधर आते जाते बीत जाते। मैं अपने शरीर के खरोंचों के निशान अधिक मेकअप लगाकर छुपाने का प्रयत्न करती, पर जानती थी कि मेरी हालत किसी से छुपी नहीं थी। मैं फिर गर्भवती हो गई। कुछ दिन अपने बेटे की देखरेख में अत्यंत आनंद में बीत गए, मगर अतिशीघ्र उसकी एक आया ने उसे जहर देकर मार डाला। उस आया को भी अपने कृत्य
का कारण बताने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जिस रोज़ मासूम बच्चे की लाश मिली उसी दिन बाकी नौकरों ने उसे भी मौत की सौगात दे दी। अंत में कइयों ने कहा कि यह ही उचित प्रतिफल था, क्योंकि उक्त आया भी लगातार मार और बलात्कारी सहती रही थी और अंतहीन काम के बोझ तले पिस रही थी। अब मेरे पास केवल मेरी बेटी थी। एक घर था और सादा खाली सा रहता था। एक पति था जो मुझे खो देने के डर से कहीं साथ नहीं ले जाता था, और एक इतना सुंदर शहर था जो धमघोटू प्रतीत होने लगता था। मैं यहाँ एक स्वर्ग में अपना निजी नर्क भोग रही थी। फिर एक दिन सब बदल गया। रेजिमेंट के कमांडर ने सभी अधिकारियों को पत्नी सहित द्वीप के एक शासक के सम्मान में आयोजित नृत्य प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रुडोल्फ अपने उच्च अधिकारी को मना नहीं कर सकता था। उसने मुझसे कुछ आकर्षक और महंगी पोशाक खरीदने को कहा। मैं महंगी कहने का कारण समझ गई। ये शब्द मेरी निजी संपदा के बजाय उसके आधिपत्य को अधिक दर्शाता था। परंतु अगर, जैसा मुझे बाद में ज्ञात हुआ, वो तो मुझसे इतना डरता था, फिर वो मुझसे आकर्षक पोशाक पहनने को क्यों कह रहा था? हम नृत्य प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। महिलाएं मुझे ईर्ष्या से देख रही थीं, पुरुष कामना से, और मैंने ध्यान दिया कि यह सब रुडोल्फ को उत्तेजित कर रहा था। ऐसा लगने लगा था कि इस शाम का अंत अच्छा नहीं होगा। रुडोल्फ मुझे भेदता और पीटते हुए मुझसे जबरन विस्तार से विवरण मांगेगा, जैसे मैं हर उस उपस्थित अधिकारी के साथ काल्पनिक सानिध्य में व्यतीत करूँगी। किसी भी तरह मुझे उस एक चीज़ की रक्षा करनी थी जो अभी मेरे पास बची थी, स्वयं अपनी। और ऐसा करने का एक ही तरीका था मेरे पास कि मैं एंड्रियास को अपने साथ लंबी बातचीत में उलझा लूं, जिसकी पत्नी मुझे भय और अचरज से देख रही थी। मैंने अपने पति का जाम खाली नहीं होने दिया, इस आशा में कि वो नशे में धूत हो लुढ़क जाएगा। मैं यहाँ इसी क्षण जावा के बारे में लिखना बंद कर सकती हूँ। जब अतीत किसी ऐसी स्मृति को जकड़ लेता है जो पुराने घाव उधेड़ दे, तब अचानक दूसरे घाव उभर आते हैं और आत्मा को तब तक लहूलुहान करते रहते हैं जब तक कि फूट फूट कर रोने पर मजबूर न हो जाना पड़े। मगर मैं लिखना तब तक बंद नहीं कर सकती जब तक मैं उन 3 चीज़ों का वर्णन न कर लूँ जो मेरे जीवन में बदलने वाली थी। मेरा निर्णय, वो नृत्य जो हम देख रहे थे, और एंड्रियास। मेरा निर्णय, मैं अब से समस्याओं को एकत्रित नहीं करूँगी और ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करूँगी जो मानवीय यंत्रणा की सीमा से भी इतना परे हो। जब मैं यह सोच रही थी कि जब तक स्थानीय शासक के लिए नृत्य करने वाला दल मंच पर जाने लगा, कुल 9 नर्तक, मैंने अब तक अपनी कुछ ही यात्राओं में शहर के नाट्यगृहों के प्रदर्शनों में जो उन्माद, उल्लास और चटक लय देखी थी, यहाँ वैसी नहीं थी। सब कुछ धीमी गति से हो रहा था। पहले तो मैं बहुत उब सी गई, मगर फिर ज्यों ही नर्तक संगीत की लय में बहते हुए असंभव मुद्राएं बनाने लगे, जैसे कोई धार्मिक महावस्था
धार्मिक मोह अवस्था मुझ पर हावी होने लगी। एक मुद्रा में तो उनके शरीर आगे और पीछे कुछ इस पीड़ादायक रूप में मुड़े कि अंग्रेजी वर्णमाला के एस के समान प्रतीत होने लगे। वो उस मुद्रा में तब तक बने रहते जब तक अचानक वे अपनी शांत मुद्रा से किसी हमला करते हुए चीते की तरह निकल न आते। शव नर्तक नीले रंग में रंगे थे और शरों एक स्थानीय पोशाक पहने थे। अपने सीनों पर उन्होंने रेशम की पट्टी बांध रखी थी जो पुरुष नर्तक के सीने को मार्शल बनाने और महिलाओं के स्तन को छुपाने का काम कर रही थी। महिलाएं नर्तकियां ने अपने सिर पर हाथ से बने मुकुट पहने थे जिसमें कीमती पत्थर जड़े थे। शांत धीमी मुद्राओं के साथ आक्रमण की मुद्राएं जिसमें रेशमी पट्टी एक काल्पनिक तलवार का काम कर रही थी। मैं मंत्र मुक्त होती गई। पहली बार मुझे समझ आने लगा कि रुडोल्फ होलैंड मेरा मारा गया बेटा उस संसार का हिस्सा थे जो मर चुका था और अब पुनर्जीवन ले रहा था, उन बीजों की तरह जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। मैंने आकाश की ओर दृष्टि डाली और टिमटिमाते तारों को ताड़ के पत्तों को देखा। मैं किसी दूसरे आयाम और दूसरे ब्रह्मांड में बह जाने को तैयार हो रही थी कि एंड्रियास की आवाज़ ने टोक दिया,